वेल, थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए। इस टाइम पे अगर हम आपकी एमएसएमई बुक की बात करें तो वो किस तरीके से आपको ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है? बिकॉज़ हमने देखा है कि जो कंसर्न्स हैं वो भी इस टाइम पे रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो बजट की बात करी जाए तो वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट है? तो एमएसएमई की हमारी बुक करीबन लास्ट कुछ सालों में 17-18% के बीच ग्रो होती रही है। और सरकार की तरफ से बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, गारंटी स्कीम्स हैं, और फोकस है कि एमएसएमई के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जाए, चाहे वो उनका अर्ली पेमेंट हो, चाहे उनको प्रायोरिटी सेक्टर में रख के उनकी रीफाइनेंसिंग को जो है एक प्रमोट करना हो। तो आई थिंक एमएसएमई सेक्टर जो है ऑलमोस्ट 35-36% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट्स में और जीडीपी में सिग्निफिकेंटली करता है। तो और एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट करता है, तो बहुत फोकस है। तो और ये सेक्टर ग्रो होता रहेगा। तो हमें लगता है ये कंपनी कैपरी की करीबन 170 ब्रांचें हैं जो एमएसएमई लैंडिंग करती हैं, एंड विल कंटिन्यू टू ग्रो दिस सेगमेंट फॉर नेक्स्ट few years at the pace about 20%. ओके, अगर हम इस टाइम पे बात करें एयूएम की तो उसकी ग्रोथ किस तरीके की है, उसके पीछे के ड्राइवर्स किस तरीके के हैं? अलॉन्ग विद दैट एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी अबाउट एसेट क्वालिटी। अगर हम एमएसएमई की बात करें तो वहाँ पे जो एसेट क्वालिटी है वो इस टाइम पे जो एनपीएज है हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, बढ़े हुए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। वहाँ पे आपका क्या कहना है और उसको किस तरीके से रिड्यूस करने के बारे में आप सोच रहे हैं? देखिए, एमएसएमई सेक्टर में आप किस तरह के कस्टमर को लोन दे रहे हैं उससे रिलेटेड एनपी होते हैं। तो हमने देखा है कि एमएसएमई सेक्टर में एनपी भले ही आपका हो जाए, यदि आपका सिक्योर्ड सेगमेंट में, जैसे कि हम प्रॉपर्टी के सामने देते हैं, या उनका कोई गोडाउन होता है, या कोई घर होता है, या शॉप होता है, तो वहाँ पे हमने देखा कि एनपी तो हो जाता है लेकिन क्रेडिट कॉस्ट नहीं आती, लॉस नहीं आता है। मतलब कस्टमर अपना लोन चुका देता है, या अ, उसको आगे पीछे वन टाइम सेटलमेंट करके वो पैसे दे जाता है। तो हमने देखा है कि क्रेडिट कॉस्ट अभी भी उसमें 60-70 बेसिस के ऊपर नहीं है, जो हमारी प्राइसिंग में, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग में इनबिल्ट है। तो वहाँ पे कभी सरप्राइज नहीं आया। हमने देखा है कि एमएसएमई सेक्टर में, चाहे कोविड की साइकिल रही हो, चाहे पहले लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम पे डीएचएफएल आईएलएफएस का रहा हो, कभी भी इसने ऐसा सरप्राइज़ नहीं दिया कि आपके एनपी ऐसे हो गए हैं जो जिसने पूरे ओवरऑल प्रपोजिशन को डिस्टर्ब किया है। और हम मान के चलते हैं कि एमएसएमई सेगमेंट में जहां हम 15.5-16% पे लैंड करते हैं, यदि 4% का जीएनपी होता है और आपका 1.5% का नेट एनपी होता है, 60 बेसिस क्रेडिट कॉस्ट होती है, तो ओवरऑल वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में एक्सेप्टेबल टॉलरेंस रेंज में है। वेल, अगर हम लास्ट जून की बात करें तो वहाँ पे आपने क्यूआईपी के थ्रू अराउंड 2000 करोड़ का फंड रेज किया था। इसके आगे की कोई प्लान है? बिकॉज इस टाइम पे अगर हम बात करें सीआरएआर की तो वहाँ पे भी एक रिडक्शन, हमें कंसिडरेबल रिडक्शन देखने को मिला है। तो सीआरआर में रिडक्शन तो जब आपकी ग्रोथ होगी तो हो गई, लेकिन अभी हमारे पास 2 साल की जो है कैपिटल पर्याप्त है। तो 2 साल तक कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि फंड रेज करना पड़े, और उसके बाद फिर देखेंगे। वेल, थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।